हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है 11th ऑफ जनवरी 2023 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। तो पहला है इज़ रिलेटेड टू मुद्रा लोन। हाँ, मुद्रा बेसिकली जो लोन का जो था स्कीम था, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अराउंड इन ईयर 2015 में। हाँ, और 2015 में बेसिकली मुद्रा का पहले फुल फॉर्म बता दूं, इट इज़ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। दिस स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये 2015 में लॉन्च किया गया था और ये लोन देने के लिए किया गया था जिसमें कि स्मॉल बिजनेसेस को लोन दिया जाता। और जो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जैसे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गई, SC ST OBC है, हाँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर्स है, इन लोग को लोन देने के लिए ये लॉन्च किया गया था बाय द मोदी गवर्नमेंट। तो मुद्रा लोन जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में लॉन्च किया गया था। हाँ, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। एक है जिसे लेस देन 50,000 रुपीज़ ऑफ लोन हो गया, फिर 50,000 रुपीज़ से लेकर के 5 लाख रुपीज़ तक का लोन हो गया। हाँ, और लास्ट इज 5 लाख से लेके 10 लाख रुपीज़ तक। तो मिनिमम अमाउंट है मुद्रा लोन, मतलब कि इट इज़ फ्रॉम 0 to 50,000। मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख। तो मैक्सिमम अमाउंट ज़्यादातर ही पूछा जाता है कि कितना है, तो इट इज़ 10 लाख अप टू 10 लाख। ठीक, ये देखिए मुद्रा लोन 10 लाख तक ही है। ठीक है, तो इसमें तीन और इनको नाम दे दिया गया है, दैट इज शिशु अप टू लेस देन 50,000। हाँ, किशोर, दिस इज कॉल्ड किशोर। एंड फाइनली वी हैव तरुण, TARUN। ठीक, तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ लोन जो है मुद्रा लोन के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो अभी जो है मुद्रा लोन सीज अ रिकॉर्ड इंक्रीज इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो लोन देने का जो है मोमेंटम वो बहुत बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग ट्रेंड का देखें, बाय स्टैटिस्टिक्स देखें, हाँ 2021 में, हाँ 2021 अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा था, अक्टूबर से दिसंबर। तो हम लोग सिर्फ पहले अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर का देखें तो अराउंड जो है जो सैंक्शन किया गया था दैट इज अराउंड रुपीज 1.58 लाख करोड़ रुपीज सैंक्शन हुआ। हाँ, 1.58 लाख करोड़ लास्ट ईयर 2021 में अक्टूबर से दिसंबर मंथ में सैंक्शन किया गया था। वही 2022 में अगर बात करें इसी टाइम पीरियड में, दैट इज अक्टूबर से दिसंबर, जो अभी जस्ट पास हुआ, Q3 बोलते हैं इसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये तीसरा हो गया क्वार्टर। इसमें जो है अराउंड रुपीज 2.58 लाख करोड़ रुपीज सैंक्शन हुआ है। दिस इज 2.58। तो लास्ट क्वार्टर में 2.58 और 2021 में इट वाज 1.58। तो देखने कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है अगर क्वार्टर वाइज हम लोग देखें तो 1.5 से 2.58 लाख करोड़ रुपीज ऑफ सैंक्शन हुआ है मुद्रा लोन के अंडर। अगर हम लोग ईयर वाइज अगर हम लोग देखें, हाँ ईयर वाइज, तो 2021 में पूरे ईयर में, हाँ, जो सैंक्शन अमाउंट था सिर्फ 2021 में देखें तो टोटल अमाउंट वाज अराउंड 3.39 लाख करोड़ रुपीज। हाँ, और ये तो सैंक्शन अमाउंट था, और जितने अवेल किया मतलब डिसबर्स कितना हुआ, अराउंड 3.31 लाख करोड़। तो अब देख सकते हैं पूरे साल में 2021 में इट वाज 3.39 सैंक्शन अमाउंट, और ये सिर्फ एक क्वार्टर में ये अचीव हो गया है 2.58। यू कैन सी मतलब 3 महीने में 2022 में 2.58 लाख करोड़ हो गया, जबकि पूरे साल में 2021 में 3.939 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। और सिर्फ 3 महीने 2021 का देखें तो इट वाज 1.58। तो ये 2.58 इज वेरी मच क्लोज टू 3.39, जो पूरे साल में 2021 में सैंक्शन हुआ वो ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम 3 महीने में सैंक्शन हुआ 2022 में। तो ये इस 23 में, फाइनेंशियल ईयर 23 में, मतलब ईयर 2022, तो Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में बहुत ज़्यादा सैंक्शन किया हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि जो एपेटाइट है ना स्मॉल बिजनेसेस का, वो एपेटाइट बढ़ा हुआ है कि लोग बहुत एग्रेसिव है बिजनेस में, छोटे छोटे उद्योग में बात करें तो। और बैंक भी जो है विलिंगनेस बढ़ गया है बैंक का, स्मॉल बिजनेस का एपेटाइट बढ़ा हुआ है, एंड प्लस बैंक्स का विलिंगनेस भी बढ़ा हुआ है टू सैंक्शन सच लोन्स। बैंक इज विलिंग। तो इससे क्या है कि इसी कारण से जो है जो अमाउंट ऑफ मुद्रा लोन है वो बढ़ गया है। और जो टोटल डिसबर्सल है हम लोग देख सकते हैं, अगर पूरे साल में अगर हम देखें सिर्फ 3 मंथ में इतना है, तो पूरे साल फाइनेंशियल अप्रैल से लेकर के मार्च 2023 तक अगर हम देखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्ड, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए रिकॉर्ड द मुद्रा लोन। क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम देखें कि क्या ट्रेंड था, और इस साल हम लोग देख रहे हैं क्वार्टर में ही काफ़ी अच्छा कर दिया है।
पर इसका कुछ चैलेंजेस ये भी होगा, चैलेंजेस ये होगा कि माइट बी पॉसिबल कि द नंबर ऑफ लोन्स जो है वो पॉसिबिलिटी है कि एनपीए हो जाए। हाँ, कुछ लोन्स एनपीए होंगे तो इंक्रीजिंग एनपीए एक चैलेंज होगा। फिर अगर हम लोग एनपीए का ही बात करें 2000 मार्च 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग, हाँ मार्च 2022 एज ऑन डेट जो एनपीए था दैट वाज 3.17% जो है मुद्रा लोन एनपीए में कन्वर्ट हुआ था। मतलब अगर 100 लोन है तो उसमें 100 करोड़ का है तो 3.17 करोड़ रुपीस एनपीए हो गया था। तो उतना भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर हम एवरेज से देखें तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द स्मॉल बिजनेसेस, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो डाउन ट्रेडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जिनको छोटे छोटे लोन चाहिए, लेस देन 50,000 लोन चाहिए और अप टू 10 लाख का लोन चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और गवर्नमेंट ने ये मुद्रा लोन लाया था, पॉसिबिलिटी ये रीज़न था कि पहले जो कॉरपोरेट्स थे वो बड़े बड़े लोन ले करके और फिर वो एनपीए करके भाग जाते थे इंडिया छोड़ के। तो इट वाज बेटर कि हम लोग छोटे छोटे, जो गांधीयन प्रिंसिपल है कि वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द सबसे बॉटम लेवल पे पहले हम लोग कंसंट्रेट करें, उसके बाद ऊपर की ओर जाए। तो नीचे अगर डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर सब कुछ सही चलेगा। तो दैट्स द रीजन कि ये मुद्रा लोन का प्रोविजंस लाया गया। सो टोटल डिसबर्सल ऑफ द मुद्रा लोन आर लाइकली टू सेट रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2023। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो मुद्रा लोन के बारे में हमने जाना कि 3 कैटेगरी का लोन है और ये 2015 में लॉन्च किया गया था। मैक्सिमम अमाउंट इज अप टू 10 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑन ट्रैक टू अचीव 6.4% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग। तो इसमें फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है, हाँ, और माइनस जो रेवेन्यू है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रेवेन्यू से तो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, मतलब हमारा खर्च ज़्यादा है हमारे इनकम से। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट किस तरह से इनकम का ट्रेंड क्या चल रहा है अबाउट द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अपना फिजिकल डेफिसिट टारगेट है गवर्नमेंट का वो अचीव हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट टारगेट क्या है इस साल का? इट इज अचीविंग 6.4% ऑफ जीडीपी। और अगर हम लोग अमाउंट में बोले तो इट इज अराउंड ₹16.6 लाख करोड़ रुपीज। मतलब इस इतना तक फिजिकल डेफिसिट चलेगा, इतना एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव रेवेन्यू इतना चलेगा। तो ये हमारा टारगेट है। तो इट इज पॉसिबल कि गवर्नमेंट कैन अचीव 6.4% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, डिस्पाइट कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है अभी राइट नाउ, हम बात बोले कि विल लुक एट द रेवेन्यू ट्रेंड्स एंड द एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स। हाँ, तो हम लोग अभी एक्सपेंडिचर का बात करें तो फिर एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू इंक्रीज। ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर अभी बढ़ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट कर रखा है। हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज फॉर द इन ऑर्डर टू मीट द सब्सिडी बिल्स, जिसमें कि फूड, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम है, ये सबको मीट करने के लिए। तो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर साइड का। रिवेन्यू का अगर हम बात करें, इनकम का, तो हमारा जो रिवेन्यू है दैट इज नॉमिनल जीडीपी अभी बढ़ा है, राइट? नॉमिनल जीडीपी हैज इंक्रीज्ड एंड जो कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू होता है ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज का विथ इन्फ्लेशन। हाँ, नॉमिनल इज इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, नॉमिनल इज रियल प्लस इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल जीडीपी हम लोग का जो है बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ने के कारण जो है हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगा, राइट? टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, हाँ, बिकॉज टैक्स कलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉमिनल जीडीपी। हमारा इन्फ्लेशन रेट हाई है तो नॉमिनल जीडीपी हाई है, नॉमिनल जीडीपी हाई है तो टैक्स कलेक्शन हाई है। तो टैक्स कलेक्शन हाई है तो फिर हमारा जो है रिवेन्यू जो है इनकम साइड है ये भी इंक्रीज होगा, राइट? तो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू जो है फ्रॉम, अगर हम लोग बात करें अप्रैल से लेकर के, हाँ, नवंबर तक, फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल से नवंबर तक का अगर हम लोग रिवेन्यू देखें तो इट इंक्रीज एट 15.5% से इंक्रीज हुआ है, राइट? और वही अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जो बजट किया गया था हमारा जो रिवेन्यू है, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन रिवेन्यू, दैट वाज बजटेड टू बी अराउंड 9.6%। तो आप देख रहे हैं कि 9.6 हम लोग बजट किए थे, बजट में हम लोग सोचे थे ऐसा होगा, बट इट इंक्रीज टू 15.5%। हाँ, इस रेट से ग्रो किया हमारा रिवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू। तो ये इंक्रीज हुआ, ये इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ गया, इसलिए जो इनकम साइड है वो बढ़ा, इनकम साइड बढ़ा ऑब्वियसली।
इस कारण से। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम साइड बढ़ा, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, राइट। लास्ट अगर हम लोग बात करें, एनएसओ जो एस्टिमेट किया था नॉमिनल जीडीपी, जो इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एस्टिमेट किया गया था, अभी जो एनएसओ ने एस्टिमेट किया नॉमिनल जीडीपी, दैट इज अराउंड 273.08 लाख करोड़। ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड। और तो हमने जैसे कहा नॉमिनल जीडीपी जो है इंक्रीज हो गया, इस कारण से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ तो नॉमिनल जीडीपी इतना एस्टिमेट करके आया। और बजट कितना किया गया था, टू बी अराउंड 258 लाख करोड़ रुपीस, इतना हम लोग बजटेड था, पर हमारा एक्चुअल फिगर इससे ज़्यादा आया। दिस इज द रीजन, नॉमिनल जीडीपी बढ़ा तो फिर हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा, इस कारण से हमारा इनकम बढ़ा, राइट, ये वाला इनकम बढ़ गया। पर एक्सपेंडिचर भी हमारा साथ में बढ़ा, जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट किया था लोकसभा में। हाँ, फॉर क्या, किस चीज़ के लिए, सब्सिडी बिल्स के लिए। सब्सिडी बिल्स में क्या क्या, फूड था, राइट, फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम ऑयल, हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ऑयल कंपनीज को भी कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए यूज़ किया था, ये ग्रांट लिया था। और साथ में एक्सपेंडिचर एक और बहुत बड़ा आया, दैट इज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, जिसमें कि वीट और राइस दिया जा रहा था 5 kg हर मेंबर्स को। तो फिर इस कारण से एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो फिर हमारा बोथ इनकम लेवल बढ़ा, एक्सपेंडिचर लेवल भी बढ़ा। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा जो टारगेट है दैट इज 6.4% ऑफ द जीडीपी, इट कैन इजिली बी अचीव दिस ईयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट इज ऑन ट्रैक, दैट इज ऐसा बोल रहा है कि गवर्नमेंट ट्रैक पे है टू अचीव 6.4% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग। हायर टैक्स कलेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प मीट द डेफिसिट टारगेट्स। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट आस्क्ड जेनकोस टू स्टेप अप कोल इंपोर्ट एज 24 मिलियन टन्स ऑफ शॉर्टफॉल इज एक्सपेक्टेड टिल जून। तो ये क्या है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कोल कंपनीज जो है में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रहा था, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि जितने भी पावर जनरेटिंग कंपनीज है, जो कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, हाँ, उसमें जो है कोल का बहुत शॉर्टेज हो रहा था। ऐसा न्यूज़ में आ रहा था कि सिर्फ एक दिन का कोल बचा है, 1 डे अमाउंट है, कहीं था कि पावर जनरेशन कंपनीज में कि 7 days का ही कोल बचा है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत जगह स्टेट्स में आप देखोगे उस टाइम में पावर कट्स हो रहे थे, हाँ। तो मेन रीज़न यही था कि कोल सप्लाई का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर आप बैलेंस शीट जा करके देखोगे इस साल का, अगर हम दैट इज 2022 और 2021 का बैलेंस शीट को अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे इसमें 2022 में रिवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है सारे कोल पावर जनरेटिंग कंपनीज का जो कोल बेस्ड है, तो उनका प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये घटा हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट अगर आप बात करो 100 कंपनीज उठाओगे उसमें से 95 ऐसे कंपनीज मिलेंगे जिसमें कि रिवेन्यू बढ़ा लास्ट ईयर पर जो है प्रॉफिट घटा है। वही 2022 में 21 में देखोगे तो रिवेन्यू बढ़ा है तो फिर प्रॉफिट भी बढ़ा है, हाँ। तो ये मेन रीजन था कोल शॉर्टेज का। कोल शॉर्टेज के वजह से जो है जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था, वो रॉ मटेरियल जो इस कोल वो इंपोर्ट करना पड़ा था 2022 में बहुत हेवी क्वांटिटी में। इस कारण से जो है जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया तो प्रॉफिट जो है घट गया। इस कारण से रिवेन्यू बढ़ा बट प्रॉफिट नहीं घटा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो सबको इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो सेम ट्रेंड अभी है कि गवर्नमेंट जो है जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है उनको उनका एक सर्वे किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर सर्वे ऑफ इंडिया, जो पब्लिश किया जाता है बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पब्लिश करता है। तो नवंबर 2022 में ये पब्लिश हुआ और इसमें बताया गया कि जो इंडिया का पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है फाइनेंशियल 24, दैट इज मार्च 23 से लेकर के मार्च 24 तक, फाइनेंशियल 24 में 23 में बेसिकली मार्च 23 से 24 इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारा जो पावर कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का होगा दैट विल बी अराउंड 230 गीगावाट्स। हाँ, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है 230 गीगावाट्स होगा आने वाले गर्मी के मौसम में। तो पावर मिनिस्ट्री इसलिए डायरेक्ट किया है पावर जनरेटिंग कंपनीज को कि वो अभी से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दे कोल को, हाँ, ताकि बाद में बहुत ज़्यादा डिमांड से प्राइस राइज ना हो और कोई सी तरह का शॉर्टेज ना हो, फिर ये जो पावर कट्स हो रहे थे लास्ट ईयर वो इस साल फेस ना करना पड़े, राइट। तो उन्होंने कहा कि अराउंड 6% जो ऑफ द रिक्वायरमेंट जो है टिल सितंबर 23, जितना कोल का रिक्वायरमेंट है उसको अभी से इंपोर्ट करे और स्मूथ ऑपरेशन करे, ठीक है, ताकि ऑपरेशंस में किसी तरह का बाधा ना हो और पावर कट्स ना हो, राइट। तो
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है ऑब्जर्व किया कि जो पीक डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा था। हाँ, लास्ट ईयर अगर हम अक्टूबर का बात करें, अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर 2022 में, तो इट रीच्ड 187, राइट, 187 गीगावाट्स। और ये जो है दिसंबर में आगे चल के फिर इंक्रीज हुआ, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये पावर का डिमांड जो है लास्ट ईयर देखा गया कि फ्लक्चुएट करता है, इंक्रीज डिक्रीज। तो अक्टूबर में इट वाज अक्टूबर नवंबर में इट वाज 187 गीगावाट्स। हाँ, और फिर दिसंबर में फिर से इंक्रीज होकर के इट वेंट टू अप टू 200 गीगावाट्स। इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे भी चल करके जो डिमांड है कोल का वो बढ़ने वाला है, पावर का डिमांड बढ़ने वाला है, तो फिर कोल का भी डिमांड बढ़ेगा। तो इसलिए इट विल बी प्रूडेंट कि अभी से जो है अराउंड 6% ऑफ द टोटल कोल रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पावर मिनिस्टर डायरेक्ट जेनकोस टू इंपोर्ट 6% ऑफ देयर कोल रिक्वायरमेंट टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड बैंक कट्स 2023 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट एंड वार्न्स ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक को ऐसा लग रहा है कि जो रिसेशन है वो दोबारा से होने वाला है और फाइनेंशियल 23 में होगा, दैट इज मार्च 24 तक। तो ये जो है ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इन्होंने जो कैलकुलेट किया है कि जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी, पूरे वर्ल्ड का जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो आया है अराउंड 1.7%। और ये जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस है लास्ट 30 ईयर्स में। ऐसा सिर्फ थर्ड वर्स्ट बोल सकते हैं, नॉट द वर्स्ट, थर्ड वर्स्ट है। इससे पहले भी 2 बार इट वाज वर्स्ट लास्ट 3 डिकेड में, मतलब लास्ट 30 ईयर्स में देखे तो 2009 में जो है जो ग्रोथ रेट बहुत कम था, ये बिकॉज ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम में, उस कारण से लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो गया था। फिर 2020 में ऐसा वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ जब कोरोना आया, राइट। और अभी 2023 में इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 1.7%। तो इसे भी हम लोग रिसेशन बोलेंगे। तो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, ये कारण क्या है इसका कि परसिस्टेंट इन्फ्लेशन एक रीजन है, राइट। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद हायर इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर घट जाएगा, प्राइवेट एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। और फिर जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसमें अनसर्टिनिटीज आ रहे हैं, तो अनसर्टिनिटीज के कारण भी इन्वेस्टमेंट जो है हैम्पर होता है, राइट। तो ये स्पिल ओवर बेसिकली जो है पुअर कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा। स्पिल ओवर बेसिकली 3 कंट्रीज से होगा, यूएस दैट इज यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। इन 3 कंट्रीज से ही बेसिकली रिसेशन जो है आगे स्पिल ओवर हो सकता है। और इन 3 कंट्रीज में जो स्लो ग्रोथ का पैटर्न देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ, और यहाँ टाइटनिंग फिस्कल कंडीशंस है, हाँ, टाइटनिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी है वहाँ के फेडरल रिजर्व जो कर रहे हैं, दे आर वेरी टाइट नाउ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और हेवी इंडेप्टनेस, हाँ, जो ये इनका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, डेफिसिट में है। तो ऑल दिस विल इज गोइंग टू, दिस फैक्टर्स आर गोइंग टू वीक करेगा ये, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। और ये भी डर है कि जो कॉरपोरेट है हो सकता है वो डिफॉल्ट करे जब रिसेशन के टाइम में, जब प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए जो है पॉलिसी मेकर्स, जो हमारे जैसे कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशंस है, जो पुअर कंट्रीज है, और तो उनको जो है नेशनल पॉलिसी मेकर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अच्छे से फिस्कल सपोर्ट दे ताकि वो रिसेशन को इजीली झेल सके। फिस्कल सपोर्ट स्पेशली टू द वल्नरेबल ग्रुप्स, जो एक्सपेंडिचर करे वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करे। हाँ, प्रॉफिट जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है वो उसको सही से कैलकुलेट करे, ऐसा ना करे कि ओवर हाइप कर ले इन्फ्लेशन को और अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोन नहीं लेना चाहता, अगर इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा देना होता है तो लोन नहीं लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो दैट विल हर्ट द सेंटिमेंट्स, राइट। और रिजीलियंट फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि राइट नाउ इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी रिजीलियंट है, हाँ, एनपीए लेवल जो है वो कम है, राइट। तो ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा, साउंड बैंकिंग सिस्टम मेंटेन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फ्लेशन लाइकली स्टेट फ्लैट एट 5.9% इन दिसंबर। तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट विल लाइकली बी सेम एज दैट ऑफ नवंबर। तो नवंबर में जो इन्फ्लेशन रेट था दैट वाज अराउंड 5.88%, राइट, रिटेल इन्फ्लेशन। ये 11 मंथ लो था। ये जब रशिया क्राइसिस स्टार्ट हुआ था फरवरी में, उसके बाद से रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद से इन्फ्लेशन रिपीटेडली बढ़ा।
6% के आगे रहा, दैट इज 4 ± 2% का जो बैंड होता है वो क्रॉस करता रहा, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ नवंबर मंथ में कि 5.88% हुआ, दैट इज लेस देन 6%। ठीक है, तो ये अभी जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, हाँ, दैट इज अराउंड 5.88%, मतलब 5.90% के अराउंड रहेगा दिसंबर में। हाँ, तो ये कम हो रहा है, राइट। और इसका रीजन क्या है? तो रीजन इज बेसिकली लोअर फूड प्राइस, राइट। लोअर फूड प्राइस इसका रीजन है कि इन्फ्लेशन इसलिए कम हो रहा है। और फूड प्राइस कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का अगर हम दाम देखें वो घटा है, फूड प्राइसेस घटा है, और ये दैट इज विद इन द टॉलरेंस लेवल में है। पर अगर हम लोग कोर इन्फ्लेशन का बात करें, फूड प्राइस ओके घटा है, हम लोग समझ गए। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड और फ्यूल। हाँ, फूड और फ्यूल को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो दैट फॉर्म्स द कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन जो है ये अराउंड स्टिकी रहा है, अराउंड 6% के अराउंड रहा है, ये नहीं घटा नवंबर से दिसंबर में देखें। पर फूड इन्फ्लेशन जो है वो घटा है, राइट। तो दिस कुड बी दिस इज द रीजन कि वी नीड टू टेक सम एक्शंस, जिसके कारण कि तभी जो है 5.9% से कम हो पाएगा इन्फ्लेशन रेट। दैट इज आरबीआई को कुछ रेपो रेट में और इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो है इन्फ्लेशन रेट और घट सकता है। फ्यूचर में जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट हो सकता है कि घटे और स्टेबल रहे, या फिर स्टेबल रहे बोल सकते हैं। दैट इज अभी जैसे स्टेबल है 5.88 से 5.9% तक। तो इसका मेन रीज़न है जो रबी क्रॉप है उसका वो अच्छा हुआ है, राइट। जो रिजर्वॉयर है वो उसमें फेवरेबल रिजर्वॉयर कंडीशन है, मतलब मानसून अच्छा हुआ तो फिर जो खेत में पानी का है वो इश्यूज नहीं है राइट नाउ। कमोडिटी प्राइस घटा हुआ है, तो इसलिए ये सारे रीजंस के कारण हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है अराउंड स्टेबल ही रहेगा। पर फिर भी जो हमारा जो टारगेट होता है दैट इज आरबीआई का कि 4% को अचीव करना, राइट। ये बैंड तो है 2 से 6, बट द मेन टारगेट होता है 4% अचीव करना। अगर ये हमें अचीव करना है तो आरबीआई विल हैव टू इंक्रीज द रेपो रेट फर्दर। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेपो रेट जो है फर्दर इंक्रीज किया जाएगा 25 बेसिस पॉइंट से, दैट इज इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। हाँ, और अगर राइट नाउ जो रेपो रेट है दैट इज अराउंड 6.25%, दिस विल इंक्रीज टू 6.5%, राइट, इन फेब्रवरी। तो और क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है हमारा राइट नाउ स्टिकी है, ये भी एक रीजन है कि आरबीआई विल डेफिनेटली बी इंक्रीजिंग। हाँ, जो इन्फ्लेशन रेट है आरबीआई उसको इंक्रीज करेगा, है ना। सॉरी, रेपो रेट है उसको आरबीआई इंक्रीज करेगा, दैट इज फ्रॉम 6.25% टू 6.5% इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और ये जो मॉडरेशन है दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल्स। ये सीजनल होता है, राइट। the price of the food basically fluctuates, so it is important, that's why कि आरबीआई जो है कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे और जो रेपो रेट है उसको कॉन्स्टेंटली बढ़ाए, तभी इन्फ्लेशन कैन कम अप टू 4%। तो लोअर फूड प्राइसेस, particularly the fall in the vegetable price, helped keep the inflation within the tolerance range. However, core inflation, which exclude food and the fuel items, likely remain sticky at around 6%. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। और एक और बात बता दूं कि जो फूड इन्फ्लेशन होता है, फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 40% ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन, हाँ, टोटल बास्केट में। तो नवंबर में तो ये फूड इन्फ्लेशन के वजह से घट गया, लेकिन आगे अगर हमें और घटाना है तो फिर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि रेपो रेट को फर्दर बढ़ाएगा। तो आरबीआई इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हॉकिश रहेगा, हाँ, ताकि इन्फ्लेशन जो है मीडियम टर्म टारगेट को जो मैंडेट है 4% का उसे अचीव कर सके। सो बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।